जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी एयरफोर्स 02/26 इनटेक का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वेबसाइट पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट डिटेल्स है और हमें फॉर्म फिल करने से लेकर लास्ट प्रोसेस इसका जो भी होता है उस टाइम तक हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ें अक्सर स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन कोई भी नहीं पढ़ते हैं, बस ऐसे ही फॉर्म फिल कर देते हैं और लास्ट में जब उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उनके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो उनको बाद में दिक्कत होती है। इसलिए मैं आपको 02/26 इंटेक एक्स एंड वाई ग्रुप अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो इसके बारे में फुल डिटेल से मैं सब चीज़ बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी इस इंटेक की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से रीड आउट कर लो। मैं अभी इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, जिससे अगर आप में इसमें से कोई चीज़ दिक्कत है तो आप उसको सही चीज़ करवा लो, जिससे कि आपको आगे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये है नोटिफिकेशन, देख लो जो 02/26 इंटेक रहे हैं उसका ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो वो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा एंड आप इसके अकॉर्डिंग आपकी सारी डिटेल्स मैच कर रही है या नहीं वो चीज़ें बताना। एंड अगर कोई चीज़ें आपकी ऐसी है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है वो चीज़ें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि भाई इसका फॉर्म फिल जो है आपका 6 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में होने वाला है। 6 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच इसका फॉर्म फिल होगा। ठीक है, मात्र 20 दिन ही, मात्र 20 डेज ही आप लोग को मिलेंगे फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, तो जब फॉर्म फिल स्टार्ट होना होगा उस टाइम आप स्टार्टिंग में ही आप फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भाई, इसका एग्जाम जो है 22 और 23 सितंबर 2026 को इसका एग्जाम भी हो जाएगा। 22 और 23 सितंबर 2026 को इसका एग्जाम हो जाएगा। ये 02/27 इंटेक का ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे ये एयरफोर्स में ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन रहता है कि इसका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा एंड इसका फॉर्म क्या क्या होगा, फॉर्म में दिक चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी मेंशन रहते हैं। तो नोटिफिकेशन एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपका इसको फॉर्म फिल करना चाहिए एंड उसके बाद इसकी तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो मात्र आपको 20 दिन टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। उसके बाद 20 और 23 सितंबर को इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, मात्र आपको 2 मंथ ही टाइम मिलेंगे, 2 मंथ अप्रॉक्स टाइम मिलेंगे। आप फॉर्म फिल करके पढ़ना चाहोगे तो मात्र 2 मंथ आपको मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें ये है कि भाई आप फॉर्म जो है 11 बजे से लेकर 11 बजे जो कि होगा 6 जुलाई के 11 बजे सुबह से लेकर आप 26 जुलाई के रात के 23 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी 12-1 बजे तक फिल कर सकते हैं, वही चीज़ें हैं। ठीक है, 11 बजे तक। ठीक है, तो वहाँ तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पे एग्जाम में नोटिफिकेशन मेंशन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपका डेट ऑफ बर्थ इस इंटेक के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो वो चीज़ें है कि भाई आपका डीओबी जो है, आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में होना चाहिए। 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में है। इसमें 1 जुलाई और 1 जनवरी दोनों इंक्लूड है, मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई को होगा या फिर 1 जनवरी 2005 या और 2010, तो इन दोनों डेट को भी इंक्लूड किया गया। मतलब ये डेट, मतलब 1 जुलाई 2005 जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो भी इसके लिए एलिजिबल है और 1 जुलाई 2010 1 जनवरी 2010 जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो भी एलिजिबल है। लेकिन इससे एक दिन कम होगा, एक दिन प्लस होगा तो आपका नहीं होगा, आप इसी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अपर डेट लिमिटेशन, जो है एनरोलमेंट के टाइम आपका 22 साल होना चाहिए। हालांकि ये जो एनरोलमेंट के टाइम में जो आपका अपर एज होता है वो 21 साल ही होता था पहले, लेकिन ये जो इंटेक आया 01/26 इस टाइम से जो है, सॉरी 01/27 आया, तो इस टाइम से इसमें करेक्शन करके जो अग्निवीर का अपर एज जो होता है लिमिटेशन, इसको चेंज करके 21 की जगह 22 कर दिया गया। तो अभी ये सभी को मिलेगा, अभी से जितने बार आगे के जितने इंटेक आएंगे सबको 22 साल अपर एज में लिमिटेशन दिया जाता है। ये अपर एज तब तक कब तक काउंट किया जाता है, मतलब आप मतलब इस इंटेक के लिए सेलेक्ट हो गए
और आप जब इनरोलमेंट के लिए जाओगे वहाँ पे, तो उस दिन तक आपके जो है 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 22 साल से ज़्यादा दिन हो जाएगा तो आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें अपर एज लिमिट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसमें एयरफोर्स में एक्स ग्रुप होता है, वाई ग्रुप होता है और बोथ होता है। बोथ मीन्स एक्स वाई दोनों को मिला के बोथ भर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ एक भरना चाहते हैं तो एक्स भर सकते हो, वाई भर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स ग्रुप बोलते हैं साइंस सब्जेक्ट को, जिनका कि ट्वेल्थ में साइंस होगा उसको वो लोग साइंस भरते हैं, और वाई जिनका ट्वेल्थ में कॉमर्स वगैरह रहता है तो या फिर आर्ट्स रहता है तो वो अदर देन साइंस पढ़ते हैं। तो उससे आप समझो कि एक्स ग्रुप से अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप जो है आप इंटरमीडिएट जो है आप यानी कि ट्वेल्थ इंटरमीडिएट यानी ट्वेल्थ आप साइंस सब्जेक्ट से पास होने चाहिए, जिसमें आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए एंड इंग्लिश भी होना चाहिए। और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। आपके जितने भी टोटल स्कोर होते हैं उसमें से 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और एक चीज एक कंडीशन एक और यहाँ पे है कि आपके 50% मार्क्स जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में होना ही चाहिए। ये अगर नहीं होगा, 50 की जगह 49 होगा तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे इसके लिए, ठीक है। और ये जो है कि आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ये ज़्यादातर कैंडिडेट के पास नहीं होते हैं, तो भी देख लेना अगर आपके पास है तो इससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एक्स ग्रुप में, या फिर आप ट्वेल्थ पास हैं साइंस सब्जेक्ट से तो इससे भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वोकेशनल से रिलेटेड है अदर देन साइंस के लिए, तो ये भी अगर आपके पास है तो इससे भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है अदर देन साइंस के लिए अगर आप ट्वेल्थ पास है किसी भी स्ट्रीम से आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी है उससे पास है, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, जितने भी आपके टोटल मार्क्स है उसमें से 50%, और इंग्लिश में स्पेशली आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तब अभी आप जो है वाई ग्रुप के लिए इलिजिबल रहोगे, ठीक है। वही चीज़ है, ये वोकेशनल से रिलेटेड है तो ये आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप इसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। नेक्स्ट है कि आप अभी जो सिलेक्शन हो रहा है, अभी जो भर्ती चल रही है एयरफोर्स की, ये स्टेट वाइज भर्ती आ रही है। इसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज रहती है और ऑल इंडिया भी रहती है और स्टेट वाइज रहती है। तो इसमें आपका परमानेंट डोमिसाइल जो होता है उसके वो चीज़ चाहिए। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी बनवा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि परमानेंट डोमिसाइल आपका होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का, जो कि इशू होना चाहिए किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर जो ये हो गया, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोई भी गजेस्टेड ऑफिसर होते हैं उससे, या फिर कोई ऑफिशियल अथॉरिटी होगा जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करता है, तो उससे आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें जो है एक चीज़ ध्यान रखने वाला बात ये है कि आपके जो नेम होंगे, आपके आपका नेम होगा और आपके पेरेंट्स का जो नेम होगा और कैंडिडेट का जो नेम होता है, वो चीज़ें आपके टेंथ के जो मार्कशीट रहते हैं उससे मैच करने चाहिए, नहीं तो आपको आगे दिक्कत होगी। इसलिए आप जब भी डोमिसाइल बनवाना तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि आप अपना नेम, अपने पेरेंट्स का नेम जो है अपने टेंथ के जो मार्कशीट होगा उससे मैच करके ही आप अपना डोमिसाइल बनवाना, ठीक है। तो अभी टाइम है आपके पास, 6 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। तो ये नेसेसरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नेसेसरी है, तो अभी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो, ठीक है। क्योंकि उस टाइम ये काम लगेगा तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो ये आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लो, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हाइट का क्या क्राइटेरिया है एयरफोर्स के लिए, जो गर्ल्स एंड बॉयज़ का हाइट क्राइटेरिया क्या है, वो भी चीज़ें मेंशन है कि आपका जो है बॉयज़ कैंडिडेट के लिए आपका मिनिमम जो है हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल का भी मिनिमम 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है, जो अ, जो बिलोंग करेंगे ऐसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और हिल एरिया, जैसे कि वो उत्तराखंड के हिल एरिया से जो बिलोंग करेंगे कैंडिडेट गर्ल्स में, उनका हाइट जो है 147 सेंटीमीटर ही चलेगा, ठीक है। वही जो लक्षद्वीप के कैंडिडेट होंगे तो उनका गर्ल्स में हाइट 150 सेंटीमीटर लिया जाएगा। तो ये कुछ रिलैक्सेशन है। तो इधर से जो बिलोंग करता है तो उनके लिए रिलैक्सेशन है, नहीं तो जनरली सभी का हाइट जो है 152 सेंटीमीटर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें हैं, आपका वेट आपका आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग एक वेट होता है, तो इनका एक चार्ट होता है जो इनके वेबसाइट पे अपलोड है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें मेंशन है, तो ये चीज़ें भी देखा जाता है मेडिकल के टाइम, उसमें भी अंडरवेट ओवर
ओवरवेट का दिक्कत होता है, इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी चेस्ट एक्सपेंशन से रिलेटेड पॉइंट है कि आपका जो है बॉयज़ कैंडिडेट होंगे उनका मिनिमम चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। हालांकि ये गर्ल्स में भी बोले हैं कि 5 सेंटीमीटर का जो है एक्सपेंशन होना चाहिए, लेकिन ये अक्सर चेक नहीं किया जाता है, गर्ल्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। बाकी ये चीज़ हो गया इधर का। बाकी नेक्स्ट चीज़ें इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेडिकल से रिलेटेड अब हो गई। ये तो फॉर्म का जो क्राइटेरिया है वो हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मेडिकल से रिलेटेड है कि आपका हियरिंग सही होना चाहिए, आप अच्छे से 6 मीटर के डिस्टेंस से बातों को सुन सको, उस चीज़ से रिलेटेड ये हियरिंग का होता है। हियरिंग मतलब आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है, आपके कान दोनों सही है ना, इसलिए ये हियरिंग का चीज़ें है। ये भी नोटिफिकेशन मेंशन है क्योंकि ये जब मेडिकल में जाओगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक होती है, ठीक है। डेंटल पॉइंट से रिलेटेड है कि आपका जो है दांत हेल्दी होना चाहिए, गम नहीं होना चाहिए, गुड गुड कंडीशन में होना चाहिए और 14 मिनिमम पॉइंट बनने चाहिए, ठीक है। 14 मिनिमम पॉइंट बनने चाहिए। अक्सर ये कैंडिडेट पूछते हैं कि मेडिकल में जो डेंटल पॉइंट होते हैं हमें कितने होने चाहिए, तो ये 14 पॉइंट होते हैं। वहाँ पे ये जो डॉक्टर चेक करते हैं वो आपको गिन लेंगे। तो हालांकि इसमें सब कैंडिडेट पास हो जाते हैं, तो ये चीज़ें है डेंटल से। उसके बाद जनरल आपका हेल्थ चेक किया जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें होगा। मैं आगे आगे चीज़ें बताऊंगा। ये गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर गर्ल्स के लिए क्या है, और बॉयज़ में भी ऐसे कंडीशन होते हैं जिनका कि मतलब ये गायनोकोलॉजिकल करके पॉइंट एक बनाते हैं मेडिकल में, तो वो चीज़ें वहाँ पे रिलेट करती है, तो ठीक है वो भी देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी वहाँ ये तो चीज़ें है, बाकी मेडिकल वहाँ पे होगा तो पता चल जाएगा, नहीं तो आप तो ऐसे ही कहाँ पे ऐसी सारी चीज़ दिखाओगे, तो ये चीज़ें ध्यान में मत रखना, भी आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बाकी जेंडर से रिलेटेड है कि अपोजिट जेंडर का अपोजिट जेंडर से आपका जो क्या बोलते हैं, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। तो उस चीज़ से रिलेटेड ये पॉइंट है, तो इसको ध्यान में मत रखो, बाकी ठीक है। बाकी ये विजुअल विजुअल स्टैंडर्ड भाई इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है आपका 6/12 दोनों आई करेक्ट करके 6/6 तक चल जाएगा, ठीक है। 6/12 तक अगर आपके आई का विजन है और तो आप उसको करेक्ट करके 6/6 करवाओगे तो ये चीज़ें वहाँ पे चल जाएगा, नहीं तो आपको नॉर्मली 6/6 ही ये लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एरर है, रिफ्लेक्टिव एरर है, जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया में +2 डायप्टर तक चलेगा, उसके बाद मायोपिया में -1 डायप्टर, और ये अस्टिग्मेटिस में आपके जो है 0.5 प्लस माइनस चलेंगे, ठीक है। बाकी ये कलर प्रिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं कलर विजन, इसमें आपके CP2 होने चाहिए, मतलब जो इसिहारा का बुक होता है उसको आप अच्छे से पढ़ लो बिना किसी दिक्कत के, नहीं तो इसमें भी आपको पॉइंट मिलेगा। तो ये कलर प्रिस्क्रिप्शन से हो गया, CP2 का होता है इसमें। इसिहारा का 38 प्लेट का वहाँ पे मेडिकल में चेकअप होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया था। बाकी चीज़ें है ये कि आपका जो है एनरोलमेंट जो है अग्निवीर वायु के तहत होगा, जो एयरफोर्स एक्ट जो है 1950 का जो है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा अग्निवीर वायु के रूप में, ना कि ऑफिसर वगैरह के रूप में। ये आपका 4 ईयर पीरियड के लिए ही सिलेक्शन होगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें है कि आपको जो है जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो उसमें आपको मात्र 30 डे ही छुट्टी मिलेगा, 30 दिन ही आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है। 30 दिन आपको छुट्टी मिलेगा। बाकी और भी लीव मिल सकते हैं, लेकिन ये बेसिक जो अगर आपके मेडिकल से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो गई ज़्यादा ही, तो उसमें आपकी मेडिकल चेकअप होगी, उसके बाद आपको ये लीव मिलेगी, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें है। बाकी आपको कितना पेमेंट मिलेगा, तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट है कि भाई आपको 30,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्राइटेरिया है वो मैं बताऊंगा आगे। बाकी इसके अलावा 30,000 रुपया तो पर मंथ मिलेगा, 30,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं वो मिलेगी ऐसे कंडीशन में जब आप रिस्क वाले एरिया में और हार्डशिप वाले एरिया में रहेंगे, तब आपको उसका अलाउंस मिलेगा, ड्रेस और ट्रेवल अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलेगी जब आप वैसे कंडीशन वाले एरिया में रहोगे तभी, नहीं तो आपको नॉर्मली आपके जो सैलरी रहेंगे वो 30,000 पर मंथ रहेंगे, इसमें से आपको इन हैंड 21,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके जो 4 ईयर का स्लेब रहेगा वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि आपको फर्स्ट ईयर 30,000 रुपया मिलेगा, उसमें से 21,000 आपको इन हैंड मिलेगा, बाकी 9,000 आपके पैसे जो मंथली सैलरी है उसमें से कटेंगे और 9,000 रुपये सरकार आपको देगी, ठीक है। ऐसे ही आपके चारों साल का कुछ स्लेब है, और लास्ट में आपके जब 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके जो टोटल आपके मंथली सैलरी से कटे हुए रहेंगे
वो 5.02 लाख पैसे आपके कटेंगे और उतने ही पैसे सरकार भी आपको देगी। मतलब टोटल 10.04 लाख रुपये आपको सेवानिधि पैकेज के तहत दी जाएगी। तो ये है आपकी सैलरी से रिलेटेड। ठीक है, 4 साल तक आपको जो है सैलरी कुछ इसी प्रकार से मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको नॉर्मल ऐसे मिलेगा, आप किसी भी एरिया में रहोगे तो नॉर्मल ऐसे मिलेगा। लेकिन अगर आप हार्डशिप वाले एरिया में चले जाएगा, रिस्क वाले एरिया में चले जाओगे, तो वैसे कंडीशन में आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। इंक्रीज मीन्स आपको अलाउंसेस मिलेगा, तो आपका सैलरी इन हैंड और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको देख लो एक बार। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चीज़ें हैं आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आगे आपको कौन सी बातों पर ध्यान रखना है। हाँ देखो, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। एक्स ग्रुप जो साइंस सब्जेक्ट से कैंडिडेट रहेंगे तो उनका सिलेबस है कि 60 मिनट में आपको फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपको करने होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश का भाई 20 क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स का भाई 25 और इसका भी 25 फिजिक्स का 25, मैथमेटिक्स का 25 और इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 70 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होते हैं। ठीक है, वही अदर देन साइंस यानी वाई ग्रुप भाई 45 मिनट आपको टाइम मिलेंगे, जिसमें इंग्लिश और आपके रागा सेक्शन, 2 सेक्शन रहते हैं, रागा और इंग्लिश। तो रागा में भाई इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन, ये एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप मतलब साइंस सब्जेक्ट और वाई ग्रुप दोनों का मैच ही रहता है इंग्लिश, तो इसमें चेंजेस नहीं रहते हैं। तो 20-20 क्वेश्चन इधर हो जाएंगे। बाकी ये हो गया रागा, रागा में 30 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये सेक्शनल खुलता है, तो इसमें आपको 25 मिनट टाइम मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश आपका 20 मिनट में 20 मिनट के लिए खुलता है, तो 20 मिनट इसमें टाइम मिलेगा। और बाकी चीज़ें 20 मिनट में फिजिक्स करना होता है, 20 मिनट में आपको मैथमेटिक्स करने रहते हैं। तो ये हो गया एक्स ग्रुप का। और वाई ग्रुप का 20 मिनट में आपको इंग्लिश करना होता है एंड 30 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन रागा के करने, सॉरी 30 क्वेश्चन 25 मिनट में आपको रागा के करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 45 मिनट हो गया, 20 मिनट इधर और 25 मिनट इधर, यानी 45 मिनट आपके हो गए। ठीक है, और वही जो एक्स वाई बोथ से भरेंगे यानी साइंस और अदर देन साइंस दोनों से फॉर्म फिल करेंगे, तो उनको भाई पैसा तो सेम ही पे करना है। मतलब एक से भी भरो तो आपको 650 करीब ही लगेगा। मैं आपको आगे चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। और वाई से भरो तो उतना ही लगेगा, बोथ से भरोगे तो उतना ही लगेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप जिस चीज़ की तैयारी मतलब जिसके हो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर बोथ की भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बोथ वाले जो फॉर्म फिल करेंगे तो उनको भाई 85 मिनट टोटल टाइम मिलेंगे, जिनको कि पहले एक्स ग्रुप वाला टैब खुलेगा जिसमें फिजिक्स आपको अटेम्प्ट करना होगा, फिर मैथमेटिक्स, उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश इसमें कॉमन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद एक रागा सेक्शन खुलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको टोटल 85 मिनट मिलेंगे बोथ ग्रुप से अगर फॉर्म फिल करते हो। ठीक है, बाकी ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है कि आपको एक क्वेश्चन आपका सही होगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और गलत होगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसके स्थान पर भाई 0.25 यानी वन फोर्थ आपका निगेटिव कटेगा। मतलब 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपका सही में से एक क्वेश्चन आपके काट लिए जाएंगे। तो ये है आपका निगेटिव से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि इसका जो है मार्क्स जो है आपका जब रिलीज होगा तो वो नॉर्मलाइज करके ही रिलीज किया जाएगा। तो नॉर्मलाइज करने का इनका एक फॉर्मूला है जो इनके वेबसाइट पे डाला गया, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी इसका कोई कुछ समझ ही नहीं पता ही कैसे नॉर्मलाइज करते हैं। किसी का सेम शिफ्ट में 6-7 नंबर बढ़ा भी देते हैं और किसी का घटा भी देते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का ऐसा सीन है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ऐड है कि भाई कैंडिडेट जो है सब मतलब जो भी इनका सेक्शनल कट ऑफ होता है उनको भाई क्वालिफाई करना जरूरी है। मतलब एक्स ग्रुप है तो आपको फिजिक्स में भी क्वालिफाई करना है, मैथ में भी क्वालिफाई करना है, इंग्लिश में भी क्वालिफाई करना है। तो इसका सेक्शनल कट ऑफ एक होता है, तो उसको क्वालिफाई करना जरूरी है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ये कब काउंट किया जाता है? ये नॉर्मलाइजेशन यानी विथ नॉर्मलाइजेशन से आपके जो है ये काउंट किए जाते हैं। मतलब आप इंग्लिश में हो गए तो इंग्लिश में आपको 5 नंबर चाहिए, रागा में 7.5 मार्क्स चाहिए, और इंग्लिश मैथ में आपके भाई 6.25 मार्क्स चाहिए। और वही, और फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में भी 6.25 मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सेक्शनल कट ऑफ होंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो आपके मार्क्स होंगे उसमें जितने मार्क्स रहेंगे उससे रिलेटेड है। तो ये अगर नॉर्मलाइज करके मार्क्स इतने होंगे तो आप पास कर जाओगे सेक्शनल, नहीं तो आप फेल कर दिए जाओगे। ठीक है, चाहे आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो। तो उस चीज़ से रिलेटेड ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड
जब आप एग्ज़ाम दे दोगे, यानी 22 से लेकर 22 और 23 2 दिन इसका एग्ज़ाम होगा, उसके ठीक 3 दिन बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप जो वहाँ पे एग्ज़ाम दोगे, वो चीज़ें आपको आपका एग्ज़ाम के टाइम आपका यानी आंसर की होता है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि आप एग्ज़ाम दिए रहोगे उसके 3 दिन बाद मिले जाएगा। यहाँ पे लिखा गया था कहीं, मैं देख रहा था तुरंत पहले देखा था। ठीक है, तो वो आपको हाँ 3 डेज़ देखो यहाँ पे लिखा गया है कि क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्स विल बी मेड अवेलेबल फॉर 3 डेज़ इन कैंडिडेट वेब पेज लॉगिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट आफ्टर एग्जामिनेशन। मतलब आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको जो क्वेश्चन पेपर वहाँ पे अटेम्प्ट करोगे, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी उनके वेबसाइट पर मात्र 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए आप एग्जाम दे के आओगे, उसके 2-3 दिन बाद आता रहता है आंसर की। ये इस इंटेक्स यानी 01 लास्ट इंटेक्स दे रहे हैं, मतलब 01/27 से ये आंसर की का भी व्यवस्था की है, मतलब आपको आंसर की भी दे रहे हैं। तो आंसर की भी देंगे, तो उसमें क्या करोगे, आपका सारा क्वेश्चन दिख जाएगा, जो भी आप वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, जो क्वेश्चन ऑप्शन सेलेक्ट करोगे गलत होगा सही होगा, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो 3 दिन पहले 3 दिन के लिए आपको अपने वेबसाइट पे देंगे, वहाँ से डाउनलोड करो एंड चेक करो। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन एयरफोर्स ने गलत किया है, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो वो चीज़ रीचेक होगी और उसके बाद उसके अगर सही होता है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके आंसर की से रिलेटेड। नेक्स्ट है कि भाई आपको जो है आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आंसर की आ गया, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद जो है एक कट ऑफ जो है आपका होगा, आपके स्टेट का हो या फिर जोन वाइज हो या फिर ऑल इंडिया, जैसे भी वो कट ऑफ बनाएंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फेज 2 के लिए। उसके बाद आपका एक न्यू एडमिट कार्ड आएगा, जो आपकी ईमेल आईडी होगा या फिर आप जो इनका CSB का वेबसाइट है वहाँ से आप जाकर लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। ठीक है, और जब वहाँ पे फेज 2 देने जाओगे तो वहाँ पे आपके कलर प्रिंट फोटो चाहिए एडमिट कार्ड यानी फेज 2 के एडमिट कार्ड का। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, जो आप ये फॉर्म फिल करोगे, जो फॉर्म फिल करोगे 6 जुलाई से जो फॉर्म हो रहा है फिल, उसको फॉर्म फिल करके उसका कलर प्रिंट लेके जाना होता है फेज 2 में, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी फेज 2 में ही करा दिया जाता है। बाकी आपको पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक और स्टेपलर और ग्लू स्टिक, बॉल पेन लेके जाना होता है, क्योंकि भाई ये लास्ट 2-3 दिन तो ऐसे सिस्टम है कि इसमें जो है SRT होता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें भरने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें होना चाहिए। नहीं भी होता है तो भाई मांग के काम चल जाता है। ठीक है, बाकी आपके पास आर्ट है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ होना चाहिए कलर में, विथ जो जो चीज़ें आप फॉर्म फिल करते टाइम जो फोटो दिए रहोगे, वही चीज़ें आपका यहाँ चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं आपके जो फेज 2 में जब जाओगे तो वहाँ पे ये चीज़ें लगता है। बाकी जो चीज़ें हैं कि आपको डिजी लॉकर से प्रिंट आउट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, मैट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ है कि आपके पास 10th-12th का जो भी मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड तो वो वहाँ पे कराते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके जो भी डॉक्यूमेंट हो गए एजुकेशनल, वो चीज़ें वहाँ पे लगेंगी। ठीक है, तो वही चीज़ें आपका यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। बाकी यहाँ पे जो फिर से एक डोमिसाइल में बोल दिया है कि द नेम ऑफ पेरेंट्स, नेम ऑफ कैंडिडेट सच डोमिसाइल सर्टिफिकेट शुड बी सेम मेंशन एट द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो ये तो चीज़ें मैंने पहले ही बताया कि जो अभी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाओगे उसमें आपका नेम, पेरेंट्स का नेम जो है सेम आपके 10th के जो मार्कशीट रहेंगे उससे मैच होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। बाकी आपके बॉडी टैटू होंगे तो उससे रिलेटेड आपको एक फॉर्म फिल होता है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो वो चीज़ आप वहाँ पे जाओगे, अगर है तो लेके जाना, नहीं है तो नहीं ले जाना, बस काफ़ी चीज़ें एनसीसी से रिलेटेड है, तो एनसीसी में मार्क्स भी मिलते हैं। तो एनसीसी अगर आपके पास है तो आप सबमिट करना, नहीं है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें है, बाकी चीज़ें और है जो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। ये चीज़ें है आपका वेरिफिकेशन, मतलब आपका जो है कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो छूट जाता है, मतलब फेज 2 देने जाते हो उस टाइम आप तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। उस 30 दिन में आप फॉर्म जो आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको बनवा के आप सबमिट कर सकते हो, तो उससे रिलेटेड एक पॉइंट है। ठीक है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट आप बढ़ोगे तो भाई ये चीज़ें देखो, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका रनिंग होगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का रनिंग होता है। तो बॉयज़ में आपको 1600 मीटर रनिंग करना है, यानी 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर बॉयज़ को रनिंग करना है विद इन 7 मिनट। तो 7 मिनट आपको प्रॉपर टाइम दिए जाते हैं, 7 मिनट में आपको 1600 मीटर रनिंग करना होता है। वही फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में रनिंग करना होता है, प्रॉपर इसमें टाइम दिया जाता है। इसमें और भर्ती की तरह नहीं होता है कि आपको टाइम काट लिया जाएगा, तो इसमें ऐसा नहीं होता है भाई, मैं खुद दिया हूँ सब चीज़।
तो भाई मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉपर टाइम मिलेंगे रनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद मेल कैंडिडेट को भाई 10 पुशअप्स करने होते हैं 1 मिनट में, और 10 सीटअप्स भी करने होते हैं 1 मिनट में, और 20 स्क्वाट्स करने होते हैं, ठीक है। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए। वही गर्ल्स में आपको 10 सीटअप्स करने होते हैं 1.5 मिनट में करने होते हैं, और 15 स्क्वाट्स करते हैं 1 मिनट में। तो ये चीज़ें आपके हो गई फिजिकल से रिलेटेड। तो फिजिकल भी ध्यान देना, ठीक है। बाकी एबिलिटी टेस्ट में 80 टेस्ट उसको बोलते हैं, 81 टेस्ट उसको वहाँ पे बोलते हैं। जाओगे तो फिर बोलेंगे 81 टेस्ट हो गया, अब आपकी बारी है 82 टेस्ट की। तो 81 टेस्ट में आपका फिजिकल ही होता है, उसी को बोलते हैं 81 टेस्ट, ठीक है। एबिलिटी टेस्ट 2 है, यानी 82 टेस्ट बोलते हैं वहाँ पे। उसमें आपका जानते हो क्या क्या होगा, SRT होगा एंड GD होगा। SRT मीन्स क्या होगा, आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना होता है, और कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं होते, सिचुएशन रिएक्शन होते हैं। तो इस चीज़ की वहाँ पे आपका मतलब ऑफलाइन पेपर होता है, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, OMR शीट देना होता है, और उसमें फिल करने रहते हैं, और क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। उसके बाद इसका 1 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद जो कैंडिडेट इसमें पास होते हैं SRT में, उसके बाद उनको आगे सेलेक्ट करके जो है क्या बोलते हैं, आगे सेलेक्ट करके GD के लिए लेके जाया जाता है। वही चीज़ें। बाकी जब ये सारी चीज़ें तुम पास कर लोगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिट का आपको स्लिप दे दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का मेडिकल होगा आपके ठीक 1 वीक बाद, ठीक है। तो 1 वीक बाद आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में आपका क्या क्या चेक होगा, तो उसमें आपका ब्लड चेक होगा। तो उसमें HB LTC DC ये प्लेटलेट्स वगैरह सारी चीज़ चेक होगा। उसके बाद यूरिन चेकअप होगा, बायोकेमिस्ट्री, ये जो चीज़ें मशीनरी सारी चीज़ें चेक होगी, ठीक है। तो ये आपके ब्लड से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद रेडियोग्राफ यानी एक्सरे होगा आपके चेस्ट का। और ये चीज़ें हैं लोअर फीमेल कैंडिडेट के लिए चीज़ें हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह है, हाँ वही अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड। तो ये फीमेल के लिए स्पेशली है, तो वो चीज़ें होगा। ECG होगा आपका। बाकी आपका उसके बाद वहाँ पे मेडिकल जो ऑफिसर रहेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आप मेडिकली फिट है अनफिट है। अगर वहाँ पे आप अनफिट हो जाते हैं तो आपको रेड कार्ड मिलेगा, और फिट हो जाते हैं तो ग्रीन कार्ड मिलेगा, ठीक है। और जो अनफिट हो जाते हैं उनको री मेडिकल अपील करने के लिए एक जो है EMRO फॉर्म भरना होता है। तो वो उनके SBI कलेक्ट की वेबसाइट से जाके करना होता है। उसमें 40 रुपये के आपके चलान कटते हैं। उसके बाद उसका प्रिंट और आपके रेड कार्ड का जो है फोटो जाके वहाँ सबमिट करना होता है। उसके बाद आप री मेडिकल अपील कर लोगे तो आपके ठीक 1 मंथ बाद आपको री मेडिकल मिलेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि भाई आप फॉर्म कैसे भरोगे, उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। तो एक बार इसको देख सकते हो। तो इसमें से मैं जो भी इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैं दे रहा हूँ कि आपके जो फोटो, क्योंकि भाई फोटो अपलोड करते टाइम दिक्कत होती है, इसलिए मैं वो चीज़ें मेंशन किया हूँ, सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फोटो आपके पासपोर्ट साइज होने चाहिए। और भाई ये भाई ऐसे जो है रिसेंट के फोटो फोटो होने चाहिए, जिसमें आपके चेस्ट पे एक स्लेट जैसा रहना चाहिए, उस पे आपका नेम और डेट ऑफ फोटो मेंशन रहना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आप डाल सकते हो। सिलेक्ट भी डाल सकते हो, ब्लैक सेट वहाँ पे डालें कि ब्लैक सेट होना चाहिए हाथ चेस्ट में ऐसे। और उस पे आपका नेम और डीओपी एंड डेट ऑफ फोटो, किस दिन फोटो खिंचवाए हो वो चीज़ें मेंशन करना होता है। और इसका साइज 100 से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये फोटोग्राफ से रिलेटेड आपकी इंस्ट्रक्शन होगा। ये सिग्नेचर से रिलेटेड है कि आपका सिग्नेचर हो जाएगा व्हाइट व्हाइट पेज पर होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर होना चाहिए। इसका साइज 80 से लेकर 150 KB के बीच में होना चाहिए। ये आपके सिग्नेचर से रिलेटेड पॉइंट हो गया। उसके बाद जो 18 से कम के एज वाले होंगे तो उनको पेरेंट सिग्नेचर भी देने होते हैं। तो मदर या फादर या गार्जियन में किसी का सिग्नेचर आप लेके दे सकते हो जो 18 से कम एज के होंगे। बाकी लेफ्ट हैंड का जो आपका थंब इम्प्रेशन देना होता है लेफ्ट हैंड का, वो चीज़ें आपको मेंशन करना चाहिए कि भाई, तो बोलता है ना क्या, इंक इंक से आपको व्हाइट पेज पे आपके थंब का इम्प्रेशन दे के उसका प्रिंट आपको उसका जो है स्कैन फोटो आपको अपलोड करना होता है 50 से लेकर 100 KB के बीच में, ठीक है। बाकी आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होता है बढ़िया से, जिसमें आपके दोनों कान अच्छे से विजिबल हो, आप सही से आपका चेहरा दिख रहा हो, आप कैप वगैरह नहीं लगाए हो, चश्मा नहीं लगाए हो। तो वो चीज़ से रिलेटेड आपके हैं कि आपको लाइव कैप्चर फोटो देना, ठीक है। बाकी आपकी एग्जामिनेशन फीस से रिलेटेड यहाँ पे है कि भाई आपको 550 रुपया नॉन रिफंडेबल, 550 रुपया प्लस 18% GST, 550 और प्लस 18% GST, मतलब आपके 650 करीब आपके पैसे सिर्फ लगेंगे फॉर्म फिल के। फॉर्म फिल चार्ज कितने लगेंगे, प्लस में आपका जो साइबर का चार्ज 100 या 150 लेंगे,
100 या 150, जो भी आपके एरिया का साइबर वाला कैफे वाला लेगा वो चीज़ें अलग है, बाकी इतना ही आपका पैसा लगता है फॉर्म फिल करने में। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने में, ये चीज़ें वो चीज़ें करने में और भी खर्चे लग सकते हैं। तो ये चीज़ इसका सैलरी से है। बाकी ये नॉन रिफंडेबल होता है, मतलब अगर आपके पैसे गलती से कट गए तो वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ से रिलेटेड बाकी उसके बाद आप फॉर्म फिल कर लेना, तो फिर प्रिंट प्रीव्यू करना, उसके बाद अच्छे से सारी चीज़ें मैच करके उसके बाद प्रिंट करवाना, पेमेंट करना, वो चीज़ें हैं, ठीक है। और चीज़ें हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ। बाकी चीज़ें इधर इम्पोर्टेंट नहीं, इधर का मैं दिखा रहा हूँ, इधर हाँ। ये चीज़ें देख लो कि भाई जब आप सारी चीज़ें कर लोगे, एग्जामिनेशन दे दोगे, फेज 2 दे दोगे, मेडिकल दे दोगे, मेडिकल पास हो जाएगा, तो उसके बाद जो एक पीएसएल लिस्ट होता है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जिसको बोलते हैं पीएसएल, उसमें सारे कैंडिडेट्स का नाम रहता है जो मेडिकल पास अनफिट सब चीज़ वाले रहते हैं। तो उसमें वहाँ पे आपको जो है काउंट करना होता है कि आपके स्टेट में कितने रैंक आए, ऑल इंडिया कितने रैंक आए, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें मेंशन होती है आपके पीएसएल में। तो पीएसएल आपका जो है लास्ट वीक ऑफ 2027, 2027 का जो लास्ट वीक रहेगा, मई 2027 का लास्ट वीक, वहाँ पे रिलीज करेंगे आपका पीएसएल, उस दिन रिलीज करेंगे, ठीक है। 0 to 27 बैच का, ठीक है। तो वो चीज़ें पहले ही नोटिफिकेशन में इनके सारे चीज़ें मेंशन रहता है। उसके बाद जो है आपको एनरोलमेंट के लिए बुलाएंगे, तो उसमें भी स्टैंड बाई और मेन होते हैं। तो मेन का जो जिनका नाम आता है तो उनका 100% सिलेक्शन होता है। जो स्टैंड बाई होते हैं तो उनको एज अ बैकअप की तरह रखा जाता है और उनको जो है सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है। फिर तो वहाँ पे जब मेन वाले कैंडिडेट नहीं आते हैं तो कौन से कंडीशन में स्टैंड बाई वालों को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये जो है आपका एनरोलमेंट लिस्ट 1 जून 2027 को रिलीज किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपके सारे नोटिफिकेशन के बारे में हो गई, सब चीज़ ए टू जेड जो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो एक बार ये सारी चीज़ें देख लेना, क्योंकि इतना डिटेल से शायद ही कोई बताया होगा आपको हर चीज़। क्योंकि भाई मैं एयरफोर्स, भाई आदत हो गई है मेरे को एयरफोर्स देते देते, मुझे हर चीज़ इसके बारे में पता है। तो भाई कुछ भी आपको डाउट हो नोटिफिकेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ भी डाउट हो एयरफोर्स के बारे में ए टू जेड, भाई कुछ भी हो कमेंट कर देना, हर कमेंट का जवाब मिलेगा भाई। और भाई आप अगर इस इंटेक का तैयारी करना चाहते हो तो भाई अभी से करो, क्योंकि टाइम आपको बस 2 मंथ मिलेंगे। 2 मंथ में ही आपको एग्जाम वगैरह सारी चीज़ें करा ली जाएगी, ठीक है। रिजल्ट आपका जो ये सितंबर में हो जाएगा, तो उसके ठीक 1 मंथ बाद रिजल्ट भी दे देंगे। ऐसे तो क्राइटेरिया है, लेकिन इस इंटेक के लिए यानी 01/27 का रिजल्ट तो भाई काफ़ी डिले किए हैं, तो इनका पता नहीं ये कब देंगे। बाकी यही चीज़ है आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड। एक बार आप नोटिफिकेशन को पढ़ लेना और अच्छे से, नहीं तो भाई मैंने तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। यही चीज़ें आपको अक्सर चेक भी की जाएगी वहाँ पे। तो यही चीज़ था। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।